डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपकी बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन अब आपने स्टार्ट कर दी होगी। और हम लोग लगातार इसकी शुरुआत कर चुके हैं और लगातार हम लोग आपके लिए बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसी बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए जो हम लोग टीआरई 4 की स्टार्ट किए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट किए हैं। इससे पहले टीआरई 3 टीआरई 2 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर दिया विथ जन्म तक की एकदम उसका फुल एनालिसिस के साथ कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 40% आपका चांस इस आधार पर बढ़ जाता है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कितनी बार सॉल्व किया है। ठीक, तो ये जरूरी है कि आप इसको समझिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है और आपका दिमाग भी ये आपको राजी कर लेता है कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना भी पड़ेगा, उसी हिसाब से अपने आप कंटेंट पढ़ना शुरू कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करेंगे। और टीआरई 4 उन साथियों के लिए बेहद सुनहरा मौका है जो चाहते हैं कि 4 से 5 महीने में वो एक गवर्नमेंट जॉब में ले लें या ज्वाइन कर लें। अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। यूपी में अगर आप देखेंगे वहाँ तो लगभग 5 साल होने जा रहा है, तब तक कोई टीचर की भर्ती ही नहीं आई। अब आगे भी क्या होगी पता नहीं। चलिए बात दूसरी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। टीआरई 1 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक, जो कि ये पेपर आपका 26/8 यानी 26 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ था, लगभग इसी एक साल पहले। तो चलिए और आगे बढ़ने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश है, विनती है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितना आप लोगों को हम लोगों को सपोर्ट होगा उतना ही हम लोग आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, और जिन साथियों के पास लगता है कि उनके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है या थोड़ा सा कंटेंट पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो आप पेड पीडीएफ हम लोगों का ले सकते हैं, जिसमें हम लोग भरसक प्रयास करें आपको बेटर कंटेंट अवेलेबल हो सके, जिसमें 5 ऑप्शंस वाले मॉडल पेपर हों और साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज या प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, एकदम आपके अंडर पॉकेट है। चलिए, ये इसमें कोई लैंग्वेज का सेक्शन नहीं था, तो हम लोग जल्दी से इसका जो जीएस का सेक्शन है हम आपको आंसर बता देते हैं। ठीक, और बुकलेट सीरीज आपको पता ही है, बुकलेट सीरीज आपकी ये है। तो पहला क्वेश्चन है जीएस का, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दे रहा आंसर। पहला का आंसर बीपीएससी ने बताया है ए 180, दूसरे का आंसर इसने बताया है ऑप्शन ए 7.5, और तीसरे का आंसर भी आपका ए है 3 आवर 20 मिनट, और चौथे का आंसर देखिए, चौथे का आंसर भी ए है। ठीक, ऑप्शन ए। पांचवे का आंसर देखिए, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा इंग्लिश वालों के लिए, वो बार बार कह रहे हैं बायलिंगुअल के लिए, तो इतना ही हम कर सकते हैं। पांचवे का ऑप्शन इसने बताया डे 2 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7.5। ठीक, ये हिंदी वर्जन का है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। बायलिंगुअल हम करा दे रहे हैं ताकि आप जो लोग इंग्लिश के साथी हैं उनको भी थोड़ा सा सहूलियत मिल सके, और इसका भी ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 का आंसर होगा ऑप्शन ए 3 घंटा 20 मिनट। चौथे का आंसर देखिए कि 9 से 1/11%, ऑप्शन ए सही होगा। और पांचवे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरे दिन। छठे का आंसर होगा 7.5 मीटर, बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7,
आप इंग्लिश वाले वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। सातवें का आंसर ऑप्शन सी 60 डेज। ठीक, 8 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन 3/8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 ल्यूमेन, सी 8 ल्यूमेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बर्नौलीज प्रिंसिपल, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए व्हाइट लेड। 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए लिथियम। क्वेश्चन नंबर 7, ये हिंदी वाला है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी 3/8, 3/8। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का आंसर होगा 8 ल्यूमेन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बर्नौली का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11, क्षारीय बेसिक यानी लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम है सफेद, सफेदा या व्हाइट लेड, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिथियम। 13 देखिए इंग्लिश वाला, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गार्नर एंड अलार्ड। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का आंसर होगा इट कंटेन्स वेरी रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इन मैमल द डायफ्राम इज, डायफ्राम क्या होता है? 15 का आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लैटेंड बी। ठीक, मैं इंग्लिश वाला इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश के जो कुछ साथी हैं वो बार बार कहते हैं कि बाइलिंगुअल हो सके तो आप करा दें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश में है, तो इंग्लिश का ही हम लोग बस आंसर टिक कर दे रहे हैं। अब बाकी हम लोग अपने विषय में थोड़ा सा डिस्क्राइब उसका। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। 17 देखिए, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दरिया साहिब, ऑप्शन बी। 18, यू विच एजेंसी इन इंडिया हैज लॉन्च्ड उत्साह पोर्टल, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूजीसी। आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जीएस के कैसे आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जितना महत्वपूर्ण आपका विषय है उतना ही महत्वपूर्ण जीएस है। जीएस में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आप मतलब कि अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि फिर आप अपने विषय में भी अच्छा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 19 फरवरी 2023, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन्ड, तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी पुणे। ठीक, देखिए जीएस का सेक्शन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अगर उसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका विषय में जो और बेहतर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। कई लोग इसमें 14 करते हैं या 15 करते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इसमें आप 24 से 28 क्वेश्चन 24 प्लस कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। तो 13, पौधों में प्राकृतिक कालिता की खोज करने वाले कौन है? तो इसकी खोज करने वाले गार्नर गार्नर और अलार्ड है, ऑप्शन ए सही होगा। 14 देखिए, केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है तो चपटा होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का क्या प्रकार है? यह है आपका नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ए दिया है, कोई नहीं। 17 देखिए,
ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की? तो दरिया साहब ने की। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये आपके इसके द्वारा किया गया, यूजीसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च कब किया गया था? ये होगा 19 फरवरी 2023 को। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? ये पुणे में। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये आपका इंग्लिश वाला है। इसका राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन है 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। 22 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वन द 2022 नोबेल प्राइज पीस प्राइज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है एलिस बेल्स्की। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर होगा, मैं इंग्लिश वाला जो है बस मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप फिर पूरा पेपर नहीं देख पाते हैं। तो पूरा पेपर कई लोग कहते हैं हमको पूरा पेपर सॉल्व कराए कीजिए, बताया कीजिए, तो इसलिए हम लोग थोड़े से समय के लिए होल पेपर यानी जीएस का भी सेक्शन का आंसर हम लोग बता दे रहे हैं। तो 23 का ए राइट आंसर हुआ जस्टिस संजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 24, विच वॉज द फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी? 24वां का ए राइट आंसर हुआ गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाई वो। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्वेंटी फाइव का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। 27 देखिए, हाँ हिंदी वाले का आंसर देख लीजिए आप। तो 26 का 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2023। 22 का होगा एलिस बेल्स्की। ऑप्शन ए। 23 का राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति संजय कुमार। और 24 देखिए, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो गंगा मैया तो ये पियरी चढ़ाई वो। ऑप्शन ए सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 26, तो त्रिवाथा के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। जलवायु ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, जो जीएस के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं बेहद डीप पूछे जा रहे हैं। ये सब एनसीईआरटी के बुक से हैं, टेक्स्ट बुक से हैं। तो आप एनसीईआरटी जीएस के लिए आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़िए। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी 15 अक्टूबर। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी कर्नाटका प्लेटो। 29 के बाद 30, साउदर्न पेनिनसुलर अपलैंड इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये आम सा प्रश्न है, बेहद जनरल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर, आप जीएस के लिए मैं तो कहूँगा कि आप लूसेंट को थोड़ा सा देख सकते हैं, लूसेंट को, और इसको जब लूसेंट पढ़ें तो उसकी और व्याख्या सहित पढ़ें और उसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ें। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार विद रिस्पेक्ट टू इंडिया टोटल पॉपुलेशन इज? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8.58। 32 देखिए, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पटना वैशाली। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसको हम लोग डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो हैदराबाद की में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है?
तो ऑप्शन बी 15 अक्टूबर। 28 सबसे ज्यादा नगरीकरण गोवा में हुआ है। 29 मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो ये आपका कर्नाटक के पठार से है। 30 दक्षिणी प्राकृतिक पृष्ठभूमि का कौन सा भाग है? ए गोंडवाना लैंड। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 8.58%। ऑप्शन ए सही होगा। 32 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता? तो ये पटना वैशाली का क्षेत्र। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 33 इंग्लिश वर्जन। तो 33 का हूँ कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया, ये राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए सही होगा। और 34 देखिए विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 35 ये बेहद देखिए क्वेश्चन तो जीके के जनरल है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको विस्तृत रूप में पढ़ने का प्रयास करें। आप लोशन भी पढ़ सकते हैं और बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता है जीएस का उसको भी आप पढ़ सकते हैं। जो सॉल्ट पेपर आ रहे हैं तमाम जो पब्लिकेशन पब्लिश किए हैं उसको भी देख सकते हैं। तो 35 का जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए अभिनव भारत इन लंदन की अभिनव भारत जो थी उसका लंदन में स्थापना करने वाले कौन है? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो ऑप्शन ए सही होगा। वेयर वॉज द गदर पार्टी स्टेब्लिश? देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, कॉमन सा क्वेश्चन है ये, खासकर पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए। 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये भी सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कि who was appointed as the commander in chief by बिरसा मुंडा? तो 37 का ई होगा नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38 हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन बी होगा फूलन प्रसाद वर्मा एंड जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कि इन विच ईयर वाज द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्म्ड विद इट्स हेडक्वार्टर एट पटना? 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए 1908, ये सही होगा। और 40 देखिए हु एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ द अनुशीलन समिति इन पटना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सन्याल। ऑप्शन सी सही होगा। अब इसका जरा हिंदी वर्जन देख लें। तो नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो आपको अभी पता राजा राम मोहन राय। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ? तो सन्यासी विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 35 लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन ए सही होगा। 36 देखिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? 1913 में संयुक्त राज्य के सैन फ्रांसिस्को में हुई। तो ऑप्शन सी सही होगा। 37 देखिए बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया? तो जेपी तो जरूर शामिल होंगे और फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 39 है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1908 में हुआ। ऑप्शन ए सही होगा। और जीएस का लास्ट क्वेश्चन देखिए 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ऑप्शन सी सही होगा। तो ये था आपका जीएस वाला सेक्शन जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर हुआ है 26/8/2023 को। मैं बता दूं बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर है ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान जो कि 11th-12th पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि सभी साथी कह रहे थे कि बाइलिंगुअल में भी हम बस आंसर बता दिया कीजिए। तो कुछ लोग हैं जैसे आपके वेस्ट बंगाल के हैं चाहे जिनका मीडियम इंग्लिश रहा है तो थोड़ा सा उनको हिंदी समझ में दिक्कत होती है।
सही भी है, ठीक है। तो केवल हम लोग आंसर बता दे रहे हैं, आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो प्यारे साथियों, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जितना आप सपोर्ट करेंगे हम लोग भी आपके लिए उतना ही बेहतर करने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपना रिजल्ट दे सकें। देखिए हम लोग का जो चैनल है बस उन लोगों के लिए, किन्हीं साथी के लिए जो किसी दूर दराज इलाके में है या वो प्रॉपर मतलब कि बेटर कंटेंट उनको नहीं मिल पा रहा है या बेटर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, किसी कारण मेहनत तो करें लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, हम लोग उन साथियों के लिए। बाकी जो लोग हैं एकदम बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं तो उनसे उनका तो लाभ होगा, लेकिन किसी कारणवश बहुत से साथी लोग छूट जाते हैं या उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कंटेंट नहीं, उन साथियों को लोग स्पेशली ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए आप जितना मतलब कि प्रचार प्रसार करेंगे उतना ही हम लोगों का भी लाभ होगा और आपको तो हम लोग आप ही के लिए हैं, ठीक? कोई विशेष हम लोगों का स्वार्थ या हित नहीं है। चलिए ये अब देखते हैं पार्ट 2 जो पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें 80 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं। 40 क्वेश्चन हमने देख लिया और मैं बता दूं ये जो इसका आंसर की है बीपीएससी के द्वारा रिलीज किया गया फाइनल आंसर की के आधार पर हम लोग आंसर बता रहे हैं आपको, ठीक। 41 देख लीजिए, दंड शास्त्र ट्रेडिशन इज एसोसिएटेड विद। तो दंड शास्त्र की जो परंपरा है किससे संबंधित है, तो कौटिल्य से संबंधित है, ठीक। 42 कि what two main type of laws does Marcellus of Padua speak of। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। 43 देखिए, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी बीइंग डिस्कस्ड हियर। ये फ्रेंच political philosopher whose principal work The Spirit of Laws was a major contribution to political theory। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 44, हु आर द इंटेलेक्चुअल फाउंडर ऑफ लिबरलिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक एंड एडम स्मिथ। 45 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लूरलिस्ट थिंकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोधी बोधा। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय प्लेटो। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर, आप ये हिंदी वाला सेक्शन देख लीजिए। हिंदी में तो दंड शास्त्र परंपरा किससे जुड़ी हुई है, तो दंड शास्त्र की जो परंपरा है कौटिल्य से जुड़ी हुई है। और जब भी आप कौटिल्य को पढ़ें, भारतीय राजनीतिक विचारक में, उसके जो सिद्धांत है खासकर मंडल सिद्धांत और तो राज्य के बारे में बात करता है उसमें मंडल सिद्धांत, और जो राज्य की शासन प्रशासन तंत्र है, गुप्तचर कितने हैं, मंत्रियों की संख्या कितनी है, विभाग कितने हैं और उसकी योग्यता क्या है, ये सब चीज आप पढ़ना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कि पडुआ के मार्शलियस किन दो मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करते हैं। तो इसका आंसर इसने दिया है ऑप्शन ई, में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यहाँ चर्चा किए जा रहे व्यक्तित्व को पहचाने। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में प्रमुख योगदान था। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज है ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, उदारवाद उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है। ये बार बार पूछता है, उदारवाद से संबंधित उदारवाद के जनक कौन है, बौद्धिक संस्थापक कौन है या उसके समर्थक विचारक क्या है या उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है। तो उदारवाद के जो बौद्धिक सिद्धांत है, बौद्धिक संस्थापक है जॉन लॉक और एडम स्मिथ। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है, बहुलवादी विचारक नहीं है। हमेशा प्रश्न कॉमन है, बार बार आपसे पूछा जाता है, कुछ विचारकों को देखिए कौन बहुलवादी है, कौन बहुलवादी नहीं है, कौन उदारवादी है, कौन नहीं है, कौन आदर्शवादी कौन आदर्शवादी नहीं है, या कौन यथार्थवादी है, कौन न यथार्थवादी, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो आप जब भी पढ़ें तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। तो बहुलवादी विचारक नहीं है तो बोधा नहीं है, क्योंकि एकलवादी सिद्धांत है, क्योंकि फ्रैंक संप्रभुता का जनक है। जो संप्रभुता सिद्धांत के समर्थक होंगे वो बहुलवाद के विरोधी होंगे, और जो बहुलवाद के विरोध समर्थक होंगे संप्रभुता के विरोधी होंगे। तो ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 46 कि प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है? तो आपको पता ही प्लेटो की दो जितनी भी रचना उसमें खासकर द लॉज, द स्टेट्समैन, द रिपब्लिक, आप जरूर उसको याद रखें, कहीं भूलने की जरूरत ना हो। द रिपब्लिक उसकी रचना है प्लेटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इंग्लिश में इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इंग्लिश वाला देखिए कि ऑल ऑफ द इंडियन राइटर्स ऑन पॉलिटी हु इज कंसर्न टू स्टैंड क्लोजेस्ट टू हॉब्स। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 48 डैश लेट ग्रेटर स्ट्रेस ऑन द स्टेट लॉ देन ऑन द सेक्रेड लॉ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 49 हु वाज द टीचर ऑफ एरिस्टोटल्स टीचर। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा 49 का ऑप्शन सी सोक्रेटिस। क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट इज द सॉवरेन नेशन स्टेट सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अ पोलिटिकल सिस्टम इन विच स्टेट्स आर द हाईएस्ट अथॉरिटी एंड हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर देयर टेरिटरी एंड पीपल। ऑप्शन ए विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 51 कि what is the term used to describe the principle that each nation state has the right to govern itself without interference from external forces। 51 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ई। ठीक, वो इसमें आना चाहिए था सॉवरेंटी, लेकिन है नहीं, ऑप्शन ई सही होगा, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर अब हिंदी वाला देखिए राज व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है। तो राज व्यवस्था यानी राजनीति पर लिखने वाले जितने भी लेखक हैं भारतीय संदर्भ में हॉब्स के निकट कौटिल्य, क्योंकि दोनों यथार्थवादी विचारक हैं, व्यवहारिक राजनीति के समर्थक हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है इसने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया। ये थे आपके कौटिल्य महोदय। देखिए कौटिल्य से चौथा प्रश्न पूछा गया आपसे। अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात महोदय हुए। ऑप्शन सी सही होगा सुकरात। क्वेश्चन नंबर 50 है कि संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है। तो संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था है कि एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उसका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है। ये संप्रभुता है, क्योंकि ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन ई सही होगा, कोई नहीं। अब इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कि व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिसीजन मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो आंसर ए विल बी राइट इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन पॉलिसीज। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म नेशनल इंटरेस्ट। तो द आंसर विल बी C. The economic and strategic goals of a nation state. Option C will be right. Next question. Question number 58. Which theory of international politics argues that the international system is characterized by a state of anarchy where states are the primary actors and seek to maximize their power and security? So, this is the theory of realism. Option A will be right. Question number next 56. What are the determinants of foreign policy? The determinants of the foreign policies are economic interest, military capabilities, and international alliance. Option A will be right. Question number 57. सॉरी हिंदी में अब देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के
वर्तमान महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो राष्ट्रीय हित का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला जो है वो राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं? ये सिद्धांत आपका यथार्थवाद, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं? विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं आपके एक तो आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन गठबंधन, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, प्यारे साथियों देखिए हम लोग प्रयासरत हैं कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो इसके लिए हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम है उसकी शुरुआत हमने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से की है। ऑलरेडी हम लोग टीआरई 3 टीआरई 2 का पेपर अपलोड कर चुके हैं और आज टीआरई 1 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और इसका बस उद्देश्य है ताकि आप समझें कि प्रश्न का तरीका क्या है, कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक रिपीट हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं और कितनी बार उनके आने की संभावना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा सेक्शन है, उसमें से 80 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, तो आप इस चीज का ख्याल रखिए। ये इस चीज का अध्ययन जरूरी है कि किस टॉपिक को बीपीएससी महत्वपूर्ण मान रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, प्लीज साथियों प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक, और सपोर्ट के लिए चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और पेड पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। पेड पीडीएफ के लिए आप इसके लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, या कोई भी दिक्कत हो आप क्वेरी के लिए भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, समय मिलेगा बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक, 57 कि which of the following is an element of national power that influence a country's foreign policy decisions? C will be right answer, economy and trade, option C सही होगा। 58 which of the following is a characteristics of imperialism? The answer will be the desire to establish colonies and expand territories, option A will be right. Question number next is 59. What is isolationism? What is? So the answer, इसका आंसर ऑप्शन बी, a foreign policy approach that emphasizes the country's self-reliance and non-involvement in international affairs. Option B will be right answer. Question number 60 is here. What is nationalistic universalism and what is the role of PAX in it? Then option B will be right. Nationalistic universalism is the belief that nations should cooperate for mutual benefit, while PAX refers to the peace that results from this cooperation. Option B will be right. Question number next. दिस इज ये हिंदी वाला देखिए 57, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है? तो उसका जो अर्थव्यवस्था और व्यापार है वो। ठीक, विदेश नीति में आप खासकर उसके भारतीय विदेश नीति या विदेश नीति के निर्धारक तत्व भारतीय विदेश नीति की जो विशेषताएं उस पर आप फोकस कीजिए, खासकर अमेरिका, पाकिस्तान या जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी विदेश नीति की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनको। क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्यवाद की विशेषता है? साम्राज्यवाद की विशेषता क्या है? उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59, अलगाववाद क्या है? अलगाववाद क्या है?
कि एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पैक्स की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि राष्ट्रों को पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स इस सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए हम लोग कई लोग बार बार कहते हैं कि बायलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाया कीजिए, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका लाभ हो सके। आप इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश का देख लीजिए और हिंदी वाले हैं तो हिंदी का देख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स ऑफ चाइना? Then the answer is it was a term used by the Chinese to describe their belief that they were the center of the world. Option will be B will be right. Next question is 62. What was the name of the policy adopted by the United States during the Cold War aimed at containing Soviet influence and expansionism? Okay. So the answer is Truman Doctrine, Truman Siddhant. Option A will be right. Next is 63. What was not the principle adopted at the Bandung Conference and accepted at the first non-alignment movement? So the answer is C. Peaceful coexistence. Option C. Next is 64. The term Cold War was first coined by. जी देखिए, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया और शीत युद्ध शब्द का प्रचार प्रसार किसने किया, यानी प्रयोग में कौन लाया, व्यवहार में कौन लाया? तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन हुए? ये हुए बर्नार्ड बरोच और वॉल्टर लिपमैन ने इसको लोकप्रिय बनाया। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हिंदी में ही देख लिया जाए, इनमें से कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया में के केंद्र में है। ऑप्शन बी सही हो। नेक्स्ट इज 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का क्या नाम था? तो उसको बोलते हैं हम ट्रूमैन सिद्धांत। ऑप्शन ए सही होगा। 63 देखिए, बांडुंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नाम में स्वीकार गया सिद्धांत नहीं था, वो था आपका शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सी, उसमें सिद्धांत में नहीं था। 64 देखिए, शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया? शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया? बर्नार्ड बर्नूथ ने। और फिर प्रश्न पूछता है कि लोकप्रिय किसने बनाया? वॉल्टर लिपमैन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 65, क्वेश्चन नंबर 65। यार साथियों, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, करना चाहूंगा भी, क्योंकि आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक, और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करने की आवश्यकता न पड़े। 65, a primary reason why nation conduct international trade is? So the answer will be option A, none of the above. 66, international trade in goods and services is sometimes used as a substitute for all the following except none of the above.
Next is 67. Non-permanent members of the Security Council are elected for a period of only 2 years. Option C will be right. Next is 68. What is the term used by the economists to signify the combined valuation of services and products manufactured by citizens of particular nation and their cumulative property price? The answer is option A, GDP or gross domestic product. Option A will be right. Next is 69. Hereby, we have put a few instances which are commonly referred to as scenarios that explain the economic growth and development of a community by the general population. Choose the option that specifically explains economic growth. देखिए, इकोनॉमिक से भी प्रश्न आए, ये आर्थिक राजनीति है, इकोनॉमिकल पॉलिटी बोलते हैं, ठीक, पोलिटिकल इकोनॉमी से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप सोच रहे होंगे बीपीएससी ऐसा पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, कई लोग कहेंगे पेपर बहुत टफ था, है भी थोड़ा सा, इसका लेवल ठीक ठाक है। तो द आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द गिवन आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव. ऑप्शन डी. हिंदी में देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कि राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, इसका एक प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका प्राथमिक कारण है कि संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है, तो बी सही होगा. नेक्स्ट है 66. वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित किस एक को छोड़कर सभी के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो इसका होगा कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं. 67. सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो जितने भी गैर अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में, वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं. ऑप्शन सी सही होगा. 67 के बाद 68. किसी विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और उत्पादों के संयुक्त मूल्यांकन और उनकी संचयी संपत्ति की कीमत को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्र द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक. 69. यहाँ हमने कुछ ऐसे उदाहरण रखे हैं जिन्हें आमतौर पर ऐसे प्रदेश के रूप में संदर्भित किया जाता है जो सामान्य आबादी द्वारा किसी समुदाय की आर्थिक वृद्धि और विकास की व्याख्या करते हैं. यह वह विकल्प चुने जो विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता हो. तो इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक, डी सही होगा, एक से अधिक. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंग्लिश में देखिए 70. विच रिलीजन इज मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड इन साउथ ईस्ट एशिया? तो कोई नहीं, नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 71. Among the following countries, which country did not sign the non-proliferation treaty? NPT किसने साइन नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत, इंडिया. 72. Who predicted nuclear technology is going to be very essential and not just in the power sector but for other societal uses intended for betterment of life? इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो है नहीं ऑप्शन में, तो ये होगा नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज 73. द ऑप्टिमम टैरिफ. व्हाट इज ऑप्टिमम टैरिफ? देन इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव. 74. An autonomous commercial policy instrument directed to promote and sustain mutual trade and develop economic cooperation among countries is termed as? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. ऑप्शन बी विल बी राइट. नेक्स्ट इज 75. द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये. तो
ऑब्निस्क रसिया ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट इज 76 सॉरी हिंदी में देखिए। दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? ऐसा कोई धर्म नहीं जिसका व्यापक रूप से पालन किया जाता है, मिला जुला है, तो ऑप्शन ए होगा कोई नहीं। 71 निम्नलिखित देशों में किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? ये है भारत, ऑप्शन बी सही होगा। किसने भविष्यवाणी की थी कि परमाणु प्रौद्योगिकी बहुत आवश्यक होने जा रही है और न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक उपयोग के लिए? तो इसमें तीनों लोग शामिल नहीं है, ठीक। एक तो श्रीमती इंदिरा गांधी होंगे, नहीं तो आपके अटल वाजपेयी, ऑप्शन ई सही होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 73 इष्टतम टैरिफ क्या है? इष्टतम टैरिफ क्या है? कुछ नहीं है, ऑप्शन ई सही होगा, कोई नहीं। 74 आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मूल का प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी सही होगा। 75 पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पॉलिटिकल साइंस का पेपर देंगे आप पीजीटी का, उसमें ये प्रश्न आता ही है, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ऑब्निस्क रूसिया में, रसिया में सबसे पहले परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 76 इज, प्यारे साथियों मैं फिर से एक बात कहूंगा, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 के जो एस्पिरेंट हैं वो ध्यान दें कि इस बार का जो पेपर होगा बेहद थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा टफ बनेगा, ज़्यादा उसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पर आप ध्यान दें। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि एक तो आप एनसीईआरटी को पढ़ लें 11-12 की किताबों को, और जो उनके चैप्टर्स हैं उसको कहीं और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के पढ़ लीजिए, उसको एकदम पूरी तरह पढ़ लीजिए। और जीएस के सेक्शन पे तो आप अभी से ध्यान दीजिए, जीएस में 25 प्लस करने का टारगेट रखिए। 76 है, who among the following stated that every state is known by the rights that it maintains? The answer is Harald Joseph Lasky. 77 who said whoever controls the Indian Ocean dominates Asia in the 21st century, the destiny of the world will be decided on the waters? Answer Alfred Mahan. 78 which name was not given to Indian Ocean under the British Empire? देखिए प्रश्न आप अगर आप सामान्य तौर पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो ये प्रश्न आप इन प्रश्नों की मुलाकात आपसे बहुत ही कम होती है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ें ताकि आप एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं उसमें ये सब प्रश्न है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ठीक। नेक्स्ट इज 79 when was the proposal to declare Indian Ocean as a zone of peace introduced in the UN? देखिए चौथा प्रश्न है इंडियन ओशियन से संबंधित। 79 का ऑप्शन ए सही होगा, 26th UN जनरल असेंबली 1971, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 80 among the following who was the first to use the term ideology? This is Tracy, option A will be right. नेक्स्ट अब हिंदी में देखिए इसको, इनमें से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो बनाए रखता है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, पॉलिटिकल थ्योरी बेहद महत्वपूर्ण, बार बार प्रश्न आता है, तो लास्की, ऑप्शन ए सही होगा लास्की। 77 किसने कहा कि जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता हुआ एशिया पर हावी होगा 21वीं सदी में दुनिया की नीति का फैसला पानी यानी सागर पर होगा? ये तो अल्फ्रेड महान का कथन है। नेक्स्ट है 78 ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था? ये तीनों नाम दिए गए थे ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, ई होगा कोई नहीं, में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो जो
26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा है जो 71 में आई थी, उसके द्वारा ऑप्शन ए सही होगा। 80 इनमें से किसने विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो विचारधारा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले डी ट्रेसी हुए, ऑप्शन ए सही होगा। 81 what was the primary goal of the United States post-war foreign policy? होगा इसका ऑप्शन बी सही होगा, टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट इज 82 India's foreign policy is primarily guided by which principle? The principle is strategic autonomy, option B will be right. Next is 83 which of the following is the primary objective of India's Look East policy? 83 the answer will be option A, strengthening economic ties with East Asian countries, option A will be right. Next is 84 which approach to the study of comparative politics emphasizes the importance of understanding the historical, cultural and social context of a country? The answer is ऑप्शन ए, नन ऑफ द अबव, तीनों ही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? द सी विल बी मैक्सिको। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज हियर मैक्सिको, ऑप्शन सी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 86 व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? The preamble of the Indian Constitution is an introduction to the Constitution. ये will be right. Next is now अब हिंदी में देखिए 81 कि संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? इनका प्राथमिक लक्ष्य था कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है? तो इसके सामरिक स्वायत्तता के द्वारा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है 83 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है? अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आता है, किसने शुरुआत की, कब शुरुआत की, जरूर देखिए आप। तो पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, ये सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 84 कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देता है? तीनों ही देता है, तीनों में से कोई नहीं देता है, याद रखिएगा। ये होगा कोई नहीं, परंपरागत पूछता, कानूनी पूछता, संस्थात्मक पूछता, तब ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट है 85 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? राष्ट्रपति शासन व्यवस्था कहाँ है? तो मैक्सिको में, ऑप्शन सी सही होगा, मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 86 भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का एक परिचय है, ऑप्शन ए सही होगा, संविधान का परिचय। नेक्स्ट इज 87 प्लीज dear students and dear friends, please subscribe our channel, please subscribe। आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और पेड पीडीएफ की अगर आपको आवश्यकता है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 87 है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ? बेहद आसान सा प्रश्न है, बेहद आसान सा, उम्मीद नहीं थी कि प्रश्न भी पूछा जाएगा। ये विल बी राइट 395। नेक्स्ट इज 88 integration of political science with other social sciences is a basic principle of behavioralism, व्यवहारवाद। 89 who described democracy as a form of government in which everyone has a share? Most important question is 89
द आंसर इज ऑप्शन ए, नन ऑफ द अबव. E, none of above. Next is 90. Which neighboring country of India has posted highest ever annual inflation in 35.3% in the March? Which neighboring country? That is Pakistan. अब हिंदी में देखिए जरा, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपको पता ही है कितनी है, बताने की जरूरत नहीं है. 395. 88. अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है. किसका? तो व्यवहारवाद का. बी सही होगा. नेक्स्ट है ए. किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप सभी का हिस्सा के रूप में वर्णित किया है? ना तो जॉन सीले, नहीं मिल, नहीं ब्राइस. तो ई होगा ऑप्शन में से कोई नहीं. नेक्स्ट है 90. भारत के किस पड़ोसी देश ने मार्च में इतने सर्वाधिक मुद्रास्फीति दर्ज की? तो है आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान. 91. The Constituent Assembly had begun its deliberation in. ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है. ये हुआ दिसंबर 1946. 92. Jawaharlal Nehru moved a resolution in the Constituent Assembly known as the Objective Resolution on which date? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन ई. तीनों में से कोई नहीं होगा, none of the above. That the day is 13 December 1946. So option E will be right, none of the above. Question number 93. On which date the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights? This question is also very important. Most repeated question in political science. 93 का right answer हो option E, none of the above. That the is 10th December 1948. कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, E होगा, none of the above. 94. Which article prohibits the state to discriminate any citizen only on the grounds of religion, faith, caste and sex? The answer will be B, Article 15. B will be right. Next is 95. Which of the following writ is mentioned in Article 32 of the Constitution? Habeas corpus, mandamus and both are mentioned in Article 32. The answer will be D, more than one of the above. D will be right. 96. The office of the district collector was created by लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. देखिए टीआई 3 का प्रश्न है, टीआई 3 का प्रश्न है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. ऑप्शन सी विल बी राइट. क्वेश्चन नंबर 97. द स्टेट इज एस्टेब्लिश्ड एंड गवर्न्ड बाय गॉड हिमसेल्फ. The statement supports which theory of the origin of the state? This question is also important. B, divine origin theory of state. Option B will be right. अब हिंदी में देखिए, संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी. तो विचार विमर्श की शुरुआत दिसंबर 1946 में की. तो सी सही होगा. 92. जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है. कब रखा? तो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को रखा. ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ई सही होगा, कोई नहीं. 93. किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा की थी? 10 दिसंबर 1948 को. तो ऑप्शन में नहीं है, तो ई सही होगा, कोई नहीं. अगला, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? अनुच्छेद 15. ऑप्शन बी सही होगा. क्वेश्चन नंबर 95. निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश दोनों का किया गया है. तो डी सही होगा, एक से अधिक. 96. एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? और बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए टीआरए 3 में प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं. देखिए रिपीटेड सेम क्वेश्चन आया है, सेम.
इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखें, बार बार देखें। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 97 राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? ये दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करता है, तो बी सही होगा। नेक्स्ट है इंग्लिश में, हाँ 98 जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का संघ है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? तो जो राज्य संघों का संघ मानते हैं, यानी जो राज्य की शक्ति हो केंद्र बजाय केंद्रीकरण होने के बजाय उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, वो मानते हैं, उनको हम बहुलवादी, ऑप्शन सी सही होगा। 99 राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है, किसका, किस सिद्धांत का? तो यह है आपका विकासवादी सिद्धांत का, ऑप्शन बी सही होगा। सर हेनरी मैन इसके प्रतिपादक हुए। क्वेश्चन नंबर 100 राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश करने का परिणाम है, यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन आपका बल सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है 101 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत या बल सिद्धांत के संबंध में सही है? तो राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार था, ऑप्शन ए सही होगा। 102 राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है और राज्य एक बुराई है, तीनों आपको पता होना चाहिए कौन सा कोड किस सिद्धांत के साथ है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन संबंधित है आपका राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत से, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है 103 निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक हुआ? तो राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक यानी उदारवाद का जो जनक होगा जॉन लॉक हुआ, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 104 कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह की पहचान करें। तो राज्य की उत्पत्ति के जो सामाजिक समझौते सिद्धांत के जो प्रमुख विचारक हैं कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा वो सब है हॉब्स लॉक रूसो, तो ऑप्शन सी सही होगा, हॉब्स लॉक रूसो। अगला 105 किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से और कुछ अधिक नहीं है? ये किसका कथन है? ये कथन है आपका कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न देखिए 106 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अरस्तु पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, गलत है, ये हीगल का कोट है। हीगल आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है, ये भी गलत है, ये मार्क्स का कोट है। गांधी राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करता है, गांधी राज्य को हिंसा के रूप में प्रस्तुत करते, ये भी गलत है, लेनिन का है ये। तो तीनों गलत है, एक से अधिक सही होगा, ऑप्शन डी। 107 इनमें से किस चिंतक या विचारक ने संप्रभुता की जनरल विल सामान्य इच्छा में निहित होने की वकालत की? कौन थे वो? तो ये थे आपके रूसो, सी सही होगा। 108 ये इंग्लिश वर्जन वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए संप्रभुता। 109 उस विचारक का नाम बताइए जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक बताइए। इस पुस्तक का शीर्षक है जिन बोधा द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक, बी सही होगा। 110 यह कथन किसने दिया कि संप्रभु को वकील पहचानता, उसी के पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए,
बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक प्रश्न आता है। किसका कोट है? तो ये कोट है आपका एबी डाइसी का, सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया? तो संप्रभुता की अवधारणा को खारिज करने वाले हेराल्ड जोसेफ लास्की हुए, तो सी सही होगा। अगला प्रश्न है 112, पूना समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है? तो पूना समझौता अम्बेडकर और गांधी से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हम लोग का और मनोबल बढ़ेगा। जरूरी है कि जिस प्रकार हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 113, कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया, बी सही होगा। नेक्स्ट है 114, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी कौन सा कारक है? तो एक तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो डी सही होगा। एक से डी ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए 115, कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है? ये है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का। ठीक, इसमें लक्षद्वीप शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक। 116, कि जाति समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है, यह कथन निम्न से किसका समर्थन करता है? ये करता है आपका क्षेत्र सॉरी 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 जातिवाद का, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, देखिए जो बीपीएससी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कुछ इसमें से लगभग 40% जो आपके क्वेश्चन है वो जाने पहचाने क्वेश्चन है। ठीक, और उसमें से 30% जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल जाने पहचाने नहीं है, इस रेशियो का जानिए। ठीक, और जो आपके 30% और है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। समझिए कि बीपीएससी आपसे क्या पूछना चाह रहा है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे आप उसकी टेंडेंसी को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 4 है, टीआरई 4 उसकी शुरुआत करने से पहले शुरुआत से ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और आज 3 का हो चुका है, 2 का, और आज पहले बीपीएससी टीआरई 1 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। ठीक, 117 देखिए, कि भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की? काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन टीआई 2 में भी आया है, सेम 2 क्वेश्चन है। ठीक, तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग आयोग के लिए, ऑप्शन बी सही हुआ, इसको प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी बोलते हैं। 118, रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क यह है कि, क्या तर्क दिया उन्होंने? कि जातीय संगठनों में ब्याज एकत्रीकरण इंटरेस्ट एग्रीगेशन के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की, ऑप्शन ए सही हुआ। 119 प्रश्न नेक्स्ट है, मंडल आयोग। देखिए ये भी और ये भी दोनों एक ही से संबंधित है। जब आप कालेलकर आयोग को पढ़ेंगे तो मंडल आयोग को पढ़ेंगे, जब मंडल आयोग को पढ़ेंगे उनको भी पढ़ना होगा। 119, कि मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसको हम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग बोलते हैं, या द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 1 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जाति आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? तो जातिवाद दर्शाता है, कम्युनिज्म दर्शाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्यारे साथियों, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर चैनल को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, और
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और आगे भी हम लोग आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। उन साथियों के लिए हम लोग प्रयास करते हैं जो दूर दराज में है, जिनके पास कंटेंट की मात्रा कम है या नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से परीक्षा में पिछड़ जाते हैं। मेहनती तो होते हैं लेकिन पिछड़ जाते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और हम लोग लंबा अनुभव है, मैं बार बार कहूँगा, एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया कीजिए। ठीक, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।